मोटिवेशनल फिजिक्स के सेकंड क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है और बहुत बहुत आशीर्वाद। पिछले क्लास में किरचॉफ्स लॉ से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को, कुछ टिप्स को मैंने देखा था। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और किरचॉफ्स लॉ का डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ना है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में 12th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आते हैं। इसके एप्लीकेशंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किरचॉफ्स से जुड़े रहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, कुछ इसमें आपको विशेष बात हम बताएंगे। दूसरा लॉज, तीसरा एप्लीकेशन of Kirchhoff's laws to balanced Wheatstone bridge। चौथा इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। हम लोग वैसे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो इंटरमीडिएट लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होगा, आप लोगों को हेल्प करेगा। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में क्या, इसको देखें, इसको नोट कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली किरचॉफ्स लॉ के विषय में नहीं बल्कि किरचॉफ्स के विषय में बताएंगे। किरचॉफ साहब का पूरा नाम गस्टव रोबर्ट किरचॉफ, ये इनका पूरा नाम है, गस्टव रॉबर्ट किरचॉफ। दूसरे पॉइंट में 1824 से लेकर के 1887 ये इनका लाइफ टाइम रहा। जिस लॉ को इन्होंने दिया, इस लॉ को उन्होंने 1882 में यानी मरने के 5 साल पहले इस लॉ को उन्होंने दिया था। ये जर्मन के साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन दोनों ही थे। जर्मन के, इनका नेशनलिटी जर्मन है, जर्मन के ये फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। ये दोनों ही से प्रचलित थे, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन। अब इन्होंने इस लॉ को दिया। इस लॉ की बारीकियां क्या है, लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, लॉ का जो स्टेटमेंट है उसके विषय में हम लोग विशेष बात समझेंगे। सिर्फ स्टेटमेंट को लिख देना और उसके स्टेटमेंट को मैथमेटिकली शो कर देना ये सब कुछ नहीं है, बल्कि उसकी बारीकियों को भी देखेंगे जो मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा। वो देखें हम लोग लॉज। फर्स्ट लॉ, इनके 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जिसे करंट लॉ भी कहा जाता है, जिसे जंक्शन लॉ या रूल भी कहते हैं,
जंक्शन रूल या फिर लॉ कहा जाता है। क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको किरचॉफ करंट लॉ यानी शॉर्ट में केसीएल नाम से ज्यादा प्रचलित है। केसीएल अक्सर स्टूडेंट्स किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट लॉ को ऐसे नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको कहते हैं कि हम लोग केसीएल का यूज कर रहे हैं या केसीएल से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा गया जरा उसको देखा जाए और फिर हम इसके स्टेटमेंट को आपको समझाएंगे कि स्टेटमेंट इस तरह का लिखने का क्या मतलब है। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द currents meeting at a junction, meeting as a junction, इसको पॉइंट भी लिखा जा सकता है, is zero. The algebraic sum of all the currents meeting at a point या junction is zero. और जिसको हम लोग इस तरह से अगर हम समझाते हैं, इस तरह से अगर हम लिखते हैं, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है और इस पॉइंट O से बाहर जाने वाला ये करंट I4 है। सबसे पहले तो हम लोग समझे करंट में ये जंक्शन का क्या मतलब होता है, इसे समझा जाए। तो जंक्शन का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, देखिए यहां पर ये दो एलिमेंट यानी दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट पर तीन जुड़े हुए हैं, तीन एलिमेंट जुड़े हुए हैं, यहां पर दो है, यहां पर भी तीन है, यहां दो है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर जुड़े हुए हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उसे हम नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। यहां थोड़ा सा लिखते हैं नोड। नोड का मतलब क्या हुआ? टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू components, two or more than two components meet at a point, इसको नोड कहते हैं हम लोग। यानी जिस पॉइंट पर दो या दो से अधिक, जैसे ये भी नोड हुआ, दो या दो से अधिक अगर एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स अगर जुड़ते हैं तो उसे हम लोग नोड के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद एक दूसरा टर्म आता है जंक्शन, इसको लिखते चलेंगे। जंक्शन क्या हुआ? थ्री और मोर देन थ्री, थ्री एंड मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री, मोर देन थ्री components meet at a point। अब इसको देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि दो या दो से ज्यादा, यहां पे लिखा हुआ है तीन और तीन से ज्यादा, इसका मतलब है कि दो से ज्यादा में तीन भी आ गया, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ऑल जंक्शंस आर नोड्स, ऑल जंक्शंस आर नोड्स बट ऑल नोड्स आर नॉट जंक्शन। सभी जंक्शन नोड होंगे लेकिन सभी नोड जंक्शन हो ये जरूरी नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो इस स्टेटमेंट में जो जंक्शन दिया हुआ है इसमें आपको जहां भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर जुटेंगे तो उसको हम जंक्शन कह सकते हैं, पॉइंट के रूप में भी उसको लिखा जा सकता है। तो ये बात जंक्शन की बात हम लोगों को समझ में आ गई। मुझे लगता है
कि इसको आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जंक्शन का मतलब क्या हुआ। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी पॉइंट पर तीन या तीन से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स अगर जुड़ते हैं, मिले हुए हैं, तो उसे हम जंक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक दूसरा टर्म आया अलजेब्राइक। अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा में a माइनस बी अगर 0 है तो उसका सीधा मीनिंग है कि ए का अलजेब्रिक कहने का, देखिए इसको यहां बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है, इसको हम समझेंगे। अलजेब्रिक कहने का मतलब है कि जिसे हम घटा रहे हैं या जिसे हम जोड़ रहे हैं वो दोनों सेम नेचर का होना चाहिए। सेम नेचर कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं, हम कहें आपको कि मीटर में आप किलोग्राम जोड़े तो आप नहीं जोड़ सकते हैं, मीटर से किलोग्राम को आप घटाएं तो आप नहीं घटा सकते, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अलजेब्रिक सम कहने का क्या मतलब है? तो यहां देख रहे हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन। मीटिंग एट ए जंक्शन यानी अगर हम ओ की बात करते हैं, जंक्शन तो इसलिए कहा गया, आप समझ ही रहे हैं, दो तीन या तीन से ज्यादा जब जुड़ेंगे तो किसी का पार्ट ना होगा ये। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये तीन करेंट्स I1, I2 और I3 ये इस पॉइंट O यानी जंक्शन O की तरफ आ रहा है, और I4 जो है बाहर जा रहा है। मतलब कि दोनों का नेचर अलग है पॉइंट O के लिए। तो समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट O के लिए इन दोनों का नेचर अलग है। पहला है जो पॉइंट के तरफ जा रहा है, और दूसरा है जो पॉइंट से बाहर जा रहा है। यानी जब तक हम दोनों को सेम नेचर में नहीं करेंगे, या तो हम सबको बाहर ले जाए या फिर सबको हम पॉइंट की तरफ लाएं, तब तक इस अलजेब्रिक का कोई मतलब नहीं होगा, तब तक हम इसको जोड़ नहीं सकते। इसलिए यहां अलजेब्रिक लिखा हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए, फिर समझ लीजिए कि कोई भी करंट का अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये आई है, और अगर हम इसी को उल्टा दिखाएं ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस आई। माने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से उसका साइन बदल जाता है, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी ये अगर I4 बाहर की तरफ शो किया हुआ है, तो अगर हम पॉइंट की तरफ इसको शो करेंगे तो निश्चित रूप से इसको लिखेंगे I4 माइनस I4। यानी कहने का मतलब है कि इस अलजेब्रिक सम को लागू करने के लिए सभी जितने भी इसमें करेंट्स हैं उन सब को पॉइंट के तरफ होना चाहिए या पॉइंट से बाहर होना चाहिए। तो यहां पर हम लोगों ने पॉइंट के तरफ लाया, पॉइंट के तरफ लाकर तब जोड़ेंगे। तो पॉइंट की तरफ लाने में तीन तो पॉइंट की तरफ आ रहा था, लेकिन चौथा पॉइंट से बाहर जा रहा है। जो बाहर जा रहा है उसको फिर अंदर लाएंगे तभी जोड़ सकते हैं, नहीं तो उसे नहीं जोड़ सकते हैं। इसको किताबों में लिखता है कि हम कमिंग को पॉजिटिव मानेंगे, आउट गोइंग को नेगेटिव मानेंगे, या फिर आउट गोइंग को पॉजिटिव मानेंगे तो कमिंग को नेगेटिव मानेंगे। वो तो है ही, वो तो आप समझिए ना, वो तो बेसिक चीज है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अलजेब्रा का जब हम यूज कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन जब भी हम करेंगे तो सेम नेचर के क्वांटिटी के लिए ही कर सकते हैं। यानी हम मीटर में किलोग्राम नहीं जोड़ सकते हैं, मीटर से किलोग्राम को नहीं घटा सकते हैं। आप 11वीं क्लास में डायमेंशन में भी इस चीज को पढ़े होंगे, तो ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक सम क्यों लिखा हुआ। अगर सिर्फ सम लिखा जाता तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वहां पर बात स्पष्ट नहीं हो रही है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक सम कहने का मतलब है कि जो भी करेंट हम जंक्शन ओ की तरफ ले रहे हैं वो सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब या तो वो पॉइंट की तरफ आए या फिर पॉइंट से बाहर जाए। तो यहां पर हम लोग पॉइंट की तरफ वाला लिए हैं, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, और आने वाला ये माइनस है तो माइनस I4 इज इक्वल टू 0। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, इसी को हम लोग इसको नोट कर लें। तो अलजेब्रिक सम का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सेम नेचर, और सेम नेचर पॉइंट के लिए करंट को यहां लाना है। तो वैसे हालत में आने वाले को, सभी आने वाले को अगर हम प्लस मान रहे हैं तो जो बाहर जा रहा है उसको भी आने वाले बनाने के लिए उसको माइनस करना होगा, और इस तरह से जोड़ करके हम लोग कर सकते हैं। इसको दूसरे रूप में भी समझा जा सकता है। इसको देखें, जैसे हम देख रहे हैं कि I1, I2 और I3
ये दोनों पॉइंट्स की तरफ आ रहे थे और I4 जो है वो पॉइंट के बाहर है। जब बाहर है तब तो वो प्लस है, जब वो पॉइंट की तरफ आया तो माइनस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4, यानी पॉइंट O की तरफ जितना करंट आ रहे हैं पॉइंट से बाहर उतने ही करंट जा रहा है। दोनों बराबर है तो जितना आ रहा है उतने ही जा रहा है। मतलब कि रीचिंग ऑल द सम ऑफ ऑल द करेंट्स रीचिंग द पॉइंट O इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करेंट्स गोइंग या लिविंग द पॉइंट O। लिविंग द पॉइंट O माने आने वाले करंट बराबर जाने वाला करंट भी लिखा जा सकता है, यह भी इसका स्टेटमेंट हो सकता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बोर्ड में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, यह इसका किस प्रिंसिपल पर यह आधारित है, इसका सिद्धांत क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि करंट जो आ रहा है वही जा रहा है, और करंट किससे जुड़ा होता है, चार्ज से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी चार्ज से जुड़ा हुआ है। यानी पॉइंट O की तरफ जितना चार्ज आया उतने चार्ज निकल गया, मतलब पॉइंट O पर कोई चार्ज नहीं बचा। हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज आवेश का संरक्षण। हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब जिसका किसी से कोई संपर्क नहीं है, कोई बैड कंडक्टर पर हम कंडक्टर को रख दो उसको चार्ज कर दें, तो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसके लिए, फॉर चार्ज पार्टिकल। लेकिन जब नेट चार्ज की बात करेंगे तो ना उसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी इसको नोट में, पहले तो नोट में पॉइंट ये लिखिए, फर्स्ट लॉ यानी केसीएल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आते हैं और ये इसका प्रिंसिपल हो गया। केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ इज बेस्ड on the principle of conservation of charge. KCL is based on the principle of conservation of charge। और एक नोट में दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, फॉर एन आइसोलेटेड system, for an isolated system, पॉइंट नंबर A, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, तो इट कैन बी, या इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय। यानी ये जो दिमाग में ये जो बैठा रहता है कि चार्ज को ना बनाया जा सकता है, ना उसको बिगाड़ा जा सकता है, ना उसको हटाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। देयर इज सम वेरी सर्टेन कंडीशन फॉर दैट। वो क्या है, पहला तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, दूसरा चार्ज पार्टिकल को हम बना सकते हैं और उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल को बना सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नेट चार्ज की बात करें, यानी कुल आवेश की बात करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय। फिर से देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जहां तक बात है, तो चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना उसे बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन कब, जब हम नेट चार्ज की बात करें तब। जब हम नेट चार्ज की बात करें तब। अगर हम नेट चार्ज की बात नहीं करते हैं तो वैसे स्थिति में हम लोग चार्ज पार्टिकल को क्रिएट भी कर सकते हैं और चार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वैलिडिटी कब है,
जब सिस्टम आइसोलेटेड हो, और दूसरा नेट चार्ज की बात करें हम लोग। इसलिए ये कभी भ्रम में नहीं रहिएगा, ये कभी नहीं रटिएगा कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है। कौन से चार्ज को? नेट चार्ज। नेट चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेट चार्ज आपको नहीं पता है तो वैसी स्थिति में आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के विषय में जो भी बोलेंगे वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आपका केसीएल यानी फर्स्ट लॉ आपका डिपेंडेंट है। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो उसका प्रिंसिपल है, जिस पर वो आधारित है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कोई भी चार्ज किसी पॉइंट की तरफ जितना आता है उतने ही वहां से फ्लो कर जाता है, यानी उस पॉइंट पर रहने ठहरने वाले चार्ज का वैल्यू 0 होता है, जिसको किरचॉफ साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में यानी केसीएल में बताया। अब हम लोग सेकेंड की बात करेंगे। सेकेंड लॉ मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इसको नोट भी कर लें। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहां पर हम लोग देख लें, कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देख लें। इसे मान लेते हैं कि यह एक वायर है, एक कंडक्टर है। तो अगर यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस हुआ, सेल हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, अगर कुछ भी हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। यानी जो वैल्यू यहां होगा वही वैल्यू यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। मतलब अगर सभी के, चूंकि आप जानते हैं कि तार में यानी कंडक्टर में जो अलग अलग पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग, तो पोटेंशियल के आधार पर अगर पोटेंशियल सेम है तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल पॉइंट, उसे हम सिंगल पॉइंट मान सकते हैं। मतलब इस पूरे तार को हम एक पॉइंट के रूप में कह सकते हैं, बिकॉज सभी का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि जब उसमें करंट फ्लो करता है तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी अगर सबका पोटेंशियल बराबर है तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो की बात नहीं हो रही है। मतलब कि कहने का मतलब है कि सभी को हम एक पॉइंट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, वो अलग अलग पॉइंट नहीं है। अब देखिए इसी पर एक जैसे मान लेते हैं कोई अगर ऐसे न्यूमेरिकल आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, जैसे मान लेते हैं कि यह 6 एम्पियर है इस पॉइंट से और ये 2 एम्पियर यहां से बाहर निकला और आपसे पूछे कि यहां पर क्या होगा, तभी आप जानते हैं कि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। मतलब कि 6 आ रहा है, 2 यहां पर है, तो निश्चित रूप से यहां पर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। इसको बताया जा सकता है। एक पॉइंट है तो इसको आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यहां से 6 एम्पियर का करंट यहां पे आया, यहां से 2 एम्पियर का करंट गया, यहां से भी 6 एम्पियर का करंट आया और यहां से 2 एम्पियर का करंट बाहर गया। फिर यहां से 6 एम्पियर का करंट आया और यहां से 9 एम्पियर का करंट गया और सपोज कीजिए कि यहां से आई एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो तरीका हम लोग ऊपर अपनाए हैं उसी तरीके के आधार पर यहां पर कहेंगे कि 6 आया, 2 गया तो 4 यहां पर हो गया, 6 आया, 4 भी आया तो 6 4 10, 2 गया तो यहां पर 8 बचा, 8 और 6 यहां पर आया तो 14 हुआ और साथ साथ उसमें 9 चला गया तो ये हो गया 5, यानी आई का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 5। क्योंकि 14 आ रहा है तो 9 और 5 14 हो गया। ये तो तरीका है ही जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं उसी तरीके के आधार पर। लेकिन अभी जो आपको मैंने बताया कि अगर तार है उसमें कोई भी अगर एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी उसमें रेजिस्टेंस या कोई भी सेल, इंडक्टर वगैरह, कैपेसिटर वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम सेम पॉइंट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इसको एक पॉइंट माने, देखिए कंसंट्रेट कीजिए, इस पर फोकस कीजिए, इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स चूंकि एक ही पोटेंशियल पर है, इसलिए सबको हम सिंगल पॉइंट के रूप में मान सकते हैं और मानेंगे। और इस पॉइंट की तरफ आने वाला ये 6 6 6 यानी
ये भी आ रहा है 6, ये भी आ रहा है 6, ये भी आ रहा है 6, और जाने वाला है 9, 9 जा रहा है, ये यहां से 2 जा रहा है, ये यहां से 2 जा रहा है, और यहां से ये आई भी जा रहा है, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है 6, 6 और 6। अब देखिए एक पॉइंट मान लिए तो आने वाला सब प्लस यानी कितना हो जाएगा 18 एम्पियर, और जाने वाला में हो जाएगा, यहां पर देखें आपको आई भी जा रहा है, 9 भी जा रहा है, अब प्लस 2 भी जा रहा है, तो कितना हो गया 18 एम्पियर बराबर आई प्लस ये हो गया आपको 9 4, ये 4 हो गया ना, यानी 13 एम्पियर, यानी आई का वैल्यू हो गया 5 एम्पियर। वो वैल्यू हम लोग यहां भी निकाले थे उस मेथड से, नहीं यहां से 6 आया, 2 गया तो 4 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो फिर 8 हो गया, 8 यहां पर आया और यहां पर 6 है तो ये हो गया 14, 14 में 9 चला गया तो कितना बचा 5, और 5 आई का वैल्यू 5 हो गया, तो यहां भी निकाले। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरह का जब दिया रहे, आता है परीक्षा में, बहुत एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह का दिया रहे तो हमको अलग अलग कैलकुलेट करके टाइम को नहीं बर्बाद करना है, बल्कि उन सभी को एक पॉइंट मान लेंगे, और जो भी आ रहा है सबको एक जगह कर लिए, और जो जा रहा है उसको भी कर लिए, और फिर किरचॉफ के फर्स्ट लॉ यानी केसीएल को अप्लाई कर दिए, और अप्लाई करके आई का वैल्यू 5 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर ये करंट का वैल्यू नेगेटिव आता तो इसका मतलब है कि आई जो है वो टुवर्ड्स द पॉइंट है, न कि अवे फ्रॉम द पॉइंट है, तो वो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अब आई का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो घबरा नहीं जाना, आई करे गलत हो गया मेरा, गलत नहीं हुआ, आई का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब क्वेश्चन में जो ये बाहर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, इसका ओरिजिनल रूप होगा टुवर्ड्स द पॉइंट। तो उस तरह से हम लोग केसीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि केसीएल बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझे हम लोग? अलजेब्रिक सम की जब बात करेंगे तो उसका मतलब होता है सेम नेचर ऑफ करेंट्स को ही हम जोड़ सकते हैं। सेम नेचर का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो पॉइंट के तरफ आने वाला ही हम जोड़ेंगे, अगर बाहर जा रहा है तो उसको भी पॉइंट की तरफ आएंगे। तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे अलजेब्रिक सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जंक्शन का मतलब है जहां 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं उसे हम लोग जंक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने जंक्शन हैं वो नोड्स कहलाते, नोड्स भी कहे जाते हैं, लेकिन नोड सभी जंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। वो हम बता चुके हैं कि 2 या 2 से ज्यादा अगर एलिमेंट्स मिलते हैं किसी पॉइंट पर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। लेकिन 3 और 3 से ज्यादा अगर मिलते हैं तो उसे हम लोग जंक्शन के नाम जानते हैं। तो ऑल जंक्शंस नोड्स हो सकते हैं, लेकिन ऑल नोड्स जंक्शन हो, that is not practically possible, that is not possible।